Hello everyone, I am Shagun Goyal and this is your channel Capture Chemistry। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने क्या पढ़ लिया? रेट ऑफ रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है एंड मैथमेटिकली हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमें कैसे पता लग सकता है कि एक रिएक्शन का रेट क्या है। बट अब अगर हमें उस रेट को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है तो हमें कैसे पता लगेगा? तो अब हम अपने टॉपिक में आगे मूव करते हैं एंड टुडेज लेक्चर इज अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे हमारी रिएक्शन की स्पीड वेरी करती है। तो ये जो चैप्टर है फ्रेंड्स, आगे कंप्लीट चैप्टर जनरली दो ही फैक्टर्स पे बात करेगा, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। हम इस पूरे चैप्टर में इन दोनों के बारे में आगे बात करेंगे कि कंसंट्रेशन चेंज करने से रिएक्शंस की स्पीड पर क्या फर्क पड़ता है, या टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं डिक्रीज करते हैं तो रिएक्शन की स्पीड पर क्या फर्क पड़ता है। ये पूरा का पूरा चैप्टर इन्हीं दो फैक्टर्स के अराउंड रोटेट करेगा। बट अब हमें देखना है कि और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे क्या हमारे रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। तो हम फर्स्ट वी कैन से दैट नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स कि रिएक्टेंट्स की नेचर क्या है उस पे भी क्या डिपेंड करेगा हमारी रिएक्शन का रेट। कैसे देखते हैं? अब रिएक्टेंट्स की नेचर क्या डिफरेंट हो सकती है। सपोज फर्स्ट हमने ले लिया कि जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं वो आयनिक रिएक्टेंट्स हैं, मतलब वो आयंस को फॉर्म करते हैं। और ये हमने देखा था ऐसे रिएक्टेंट्स जो आयनिक होते हैं उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रिएक्शन का रेट वो क्या होता है? वेरी फास्ट, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। हम एग्जांपल देख सकते हैं इसमें AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड, ये दोनों एक्वस फॉर्म में हैं। तो जैसे इनको मिक्स करते हैं तो रिएक्शन विद इन माइक्रोसेकंड 10⁻⁻⁶ सेकंड में क्या हो जाती है? कंप्लीट। क्या मिलता है? AgCl प्लस NaNO3। ऐसा इतनी रिएक्शन इतनी फास्ट क्यों हुई? क्योंकि ये क्या थे? आयंस के फॉर्म में थे। तो अब हमें एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि कोई भी रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो किस रीजन से होती है। एक्चुअल में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स, वो आपस में कोलाइड करते हैं। देयर इज कोलिजन्स बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। जब वो कोलाइड करते हैं तो कुछ कोलिजन्स क्या होते हैं? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि कोलिजन्स ऑफ रिएक्टेंट्स देखना है। ये हम आगे कोलिजन थ्योरी में भी पढ़ेंगे कि क्या कैसे ये कोलिजन थ्योरी काम करती है। तो ये क्या थे? ऑलरेडी आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट थे, Ag पॉजिटिव, NO3 माइनस, Na पॉजिटिव एंड Cl माइनस। तो इनको आपस में इंटरेक्ट करने के लिए माइक्रो सेकेंड्स का टाइम लगा, क्योंकि ऑलरेडी आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट थे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो बहुत जल्दी हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब हम देख सकते हैं सेकेंड कौन सी नेचर हो सकती है हमारे रिएक्टेंट्स की? कोवेलेंट नेचर, कि वो नेचर क्या हो रिएक्टेंट्स हमारे? कोवेलेंट नेचर हो रिएक्टेंट्स की। ऐसे केसेस में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो मॉडरेट होता है, मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन। वही हम अपना हमारा वेरी बेसिक एग्जांपल लेते हैं, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया N2 + 3H2 gives twice NH3। इसमें क्या है? ये क्या है? कोवेलेंट रिएक्टेंट्स। इस तरह से नाइट्रोजन एंड यहाँ पर ये क्या है? हाइड्रोजन। दीज आर कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। और यहाँ पर क्या होता है? बॉन्ड ब्रेकिंग। यहाँ पर क्या हो रही है? बॉन्ड्स क्या हो रहे हैं? ब्रेक कर रहे हैं। और ये NH3 मॉलिक्यूल, इसमें क्या N और H के बीच में क्या हुआ? बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पर कोई ना कोई बॉन्ड, नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हुआ। तो इसको बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड्स को टूटने और बॉन्ड्स को बनने के बीच में कुछ ना कुछ हमें क्या फाइनाइट टाइम लग जाता है। तो ऐसे रिएक्शंस जिनका नेचर क्या होता है, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं जिनमें कोवेलेंट, उनका जो रेट होता है मॉडरेट होता है, कुछ ना कुछ फाइनाइट टाइम वहां पर लगता है। वो आयनिक रिएक्शंस की तरह वेरी फास्ट नहीं होती। अब थर्ड हम बात करते हैं कि अगर हमारे रिएक्टेंट्स का नेचर कैसा हो। रिएक्टेंट्स की नेचर की बात कर रहे हैं, होमोजीनियस या फिर क्या हो सकता है? हेटेरोजीनियस, कि मेरे पास नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स है, सपोज A + B नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स है हमारे पास, तो होमोजीनियस हो सकते हैं। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है?
एक जैसा, और हेट्रोजीनियस का मतलब वो क्या होता है, अलग अलग। अगर सारे सेम हो तो वो होमोजीनियस। अब आप इसको ऐसे समझ के देखो, हमने प्लान किया कि हमें एक लेक्चर को बंक करना है, सभी क्लासमेट्स ने मिलकर प्लान किया कि हमें लेक्चर बंक करना है। तो अगर सभी एक साथ चाहेंगे ना हमें बंक करना है, तो वो क्लास बहुत इजीली बंक कर लेंगे। बट अगर उस क्लास में कोई एक स्टूडेंट भी ऐसा हुआ जो कि बोलेगा नहीं भाई मैं तो लेक्चर लगाऊंगा, मुझे लेक्चर लगाना है, तो फिर वो लेक्चर बंक नहीं हो सकता। उस एक स्टूडेंट ने लेक्चर बंक करने की स्पीड क्या कर दी, कम। इसी तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं, होमोजीनियस अगर रिएक्टेंट्स होंगे तो रेट किसका, होमोजीनियस रिएक्टेंट्स में रेट फास्टर होगा। सेम से मॉलिक्यूल्स है, कोलाइड क्या करेंगे जल्दी जल्दी, वहां पर तो एक दूसरे को कोलिजन करने के लिए बनाने में टाइम लग जाएगा। तो होमोजीनियस रिएक्टेंट्स में रेट फास्टर होता है एज कंपेयर टू हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट्स। देन वी कैन सी फोर्थ, फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर, अब फिजिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स क्या होती है, हम तीन तरह के पढ़ते हैं फिजिकल नेचर, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड्स। फिर वही रिएक्शन होने के लिए मॉलिक्यूल्स को कोलाइड करना जरूरी है। अब आपस में लड़ना है या आपस में भिड़ना है, तो जिनकी स्पीड ज्यादा होगी वही सबसे अच्छे से फाइट कर सकते हैं आपस में। तो अब इसमें क्या होता है, गैस मॉलिक्यूल्स बहुत जल्दी इनमें रैंडम मूवमेंट होती है, वही इनमें कम, सॉलिड्स में रैंडम मूवमेंट और भी कम। तो रेट ऑफ रिएक्शन गैसेस में सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में, देन सॉलिड में। जनरली हम जनरली टर्म यूज करते हैं कि ज्यादातर, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ऐसा होगा, पर ज्यादातर क्या होता है, गैसेस में रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है, फिर लिक्विड्स एंड देन सॉलिड्स। एंड लास्ट फैक्टर हम नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स में बात करेंगे स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी, अब स्टेबिलिटी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों की देखते हैं। तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स की स्टेबिलिटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स। अब आप इसको ऐसे समझ, केमिस्ट्री में हमें हमेशा वही रास्ते को चूज करना है जहां पर हमें स्टेबिलिटी मिले। तो एक रिएक्शन है, हम एक रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्टेंट जा रहा है प्रोडक्ट में। अब ये रिएक्टेंट ऑलरेडी मैंने कहा कि बहुत स्टेबल है, ठीक है। अगर रिएक्टेंट स्टेबल है तो वो कहेगा भाई मैं बहुत आराम से हूँ, मेरे को मत बदलो, मुझे मत छेड़ो, तो वो प्रोडक्ट में जाएगा ही नहीं। तो रिएक्टेंट स्टेबल होगा तो स्पीड क्या हो जाएगी रिएक्शन की, बहुत कम। वो कहेगा मैं मेरे कंफर्ट जोन में हूँ, मैं स्टेबल हूँ, मुझे मत छेड़ो। बट ऑन द अदर हैंड प्रोडक्ट हमारा अगर ज्यादा स्टेबल होगा तो वो रिएक्शन जल्दी से जाएगी, वो सोचेगा अच्छा मैं जल्दी से प्रोडक्ट में बदल जाता हूँ और मैं वहां पर स्टेबल हो जाऊंगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स। इसको हम एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल CH3COOH, ये क्या है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का अगर हम डिसोसिएशन करते हैं तो क्या बनता है, ये अनायन CH3CO माइनस प्लस H पॉजिटिव। अब मैंने यहाँ पर एक हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर दिया, क्लोरीन से, CH2COOH, इसका भी डिसोसिएशन करवा दिया, ये क्या बनेगा COO माइनस प्लस H प्लस। अब हम यहाँ पर हमारा थोड़ा सा पुराना ऑर्गेनिक का कंसेप्ट याद करते हैं। CH3 ये कौन सा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला या इलेक्ट्रॉन देने वाला। CH3 प्लस I है ना, ये यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और क्लोरीन क्या है माइनस I, वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ठीक है। यही हमने इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा है, दिस इज प्लस I CH3 एंड दिस इज Cl इज माइनस I। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, इसके पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और वो उसके नेगेटिव चार्ज को और बढ़ा रहा है कि ले तू मेरे वाला भी ले ले। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, लेस, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो क्या है, लेस स्टेबल, ये लेस स्टेबल है। वहीं इस केस में ये नेगेटिव चार्ज था, क्लोरीन क्या कर रहा था, इसके नेगेटिव चार्ज को खींच रहा था, तो प्रोडक्ट क्या बन जा रहा था यहाँ पे, मोर स्टेबल। ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट अनायन बन गया। तो इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन क्या था,
फास्ट। क्लियर इतना? तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स के नेचर पे हमारी रिएक्शन की स्पीड डिपेंड करती है। डिफरेंट नेचर के अकॉर्डिंग डिफरेंट रेट्स आ सकते हैं। क्लियर? अब हम मूव करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेचर ऑफ रिएक्टेंट के बाद हम सेकंड पॉइंट देखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट का सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पे कैसे डिपेंड कर सकता है? रेट ऑफ रिएक्शन। आप सोचकर देखो यहाँ पर कि रिएक्टेंट्स के सरफेस एरिया पे हमारा जो रिएक्शन का रेट है वो कैसे डिपेंड करेगा। सेकंड इज सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स का सरफेस एरिया। इसमें मैं आपको बताती हूँ कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्पेसिफिक सरफेस एरिया। अब स्पेसिफिक सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? आप यहाँ पर लिख सकते हो, इट इज स्पेसिफिक सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया पर यूनिट मास। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ये क्या है, इसमें मैंने चाय बना दी आपको, दिस इज टी। अब मुझे क्या ऐड करनी है ऊपर से? शुगर। तो दो स्टूडेंट्स ने शुगर ऐड करी, हम दो तरीके से शुगर ऐड कर रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड वे। यहां पर मैंने क्या किया है, बड़ा सा शुगर का क्यूब ले लिया, दिस इज शुगर क्यूब। बट इस केस में मैंने क्या किया, इस शुगर क्यूब के छोटे छोटे पार्टिकल्स ले लिए, पेशी हुई चीनी और मोटी चीनी। ठीक है, तो किस केस में शुगर जल्दी डिसॉल्व होगी? इसमें या इसमें? डेफिनेटली इसमें। इसमें क्या था कि जो सरफेस एरिया पर यूनिट मास था वो क्या था? बहुत ज्यादा। आप ऐसे देख सकते हो इसको, मैंने ये दो एक रिएक्टेंट का सरफेस बना दिया, ठीक है। इसमें जो सरफेस एरिया है वो तो इतना है, ठीक है, और ये जो अंदर वाला सारा मास है, अब रिएक्शन होने के लिए इसको दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना है, पर ये जो अंदर वाला मास है ये भी क्या है? अनयूज्ड, ये यूज ही नहीं हो रहा। मैंने इसी पूरे स्फीयर को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय मास, मैंने मास को डिक्रीज कर दिया तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या हो गया? इंक्रीज। अब यहाँ पर इतना सारा सरफेस एरिया है, ठीक है, और मास क्या है? कम, तो रिएक्शन ज्यादा होगी। इसी पे बेस्ड आज के टाइम में जो रिसर्च का सबसे हॉट टॉपिक है वो है नैनो केमिस्ट्री। नैनो केमिस्ट्री आप कभी गूगल सर्च कर देखना, नैनो केमिस्ट्री। साइंटिस्ट सबसे ज्यादा आज के टाइम में नैनो केमिस्ट्री पर काम कर रहे हैं। नैनो केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं उसको नैनो स्केल, नैनो होता है 10⁻⁹, तो हम पार्टिकल्स को इतना छोटा बना देते हैं। पार्टिकल्स जैसे जैसे छोटे होते जा रहे हैं उससे क्या हो रहा है? स्पेसिफिक सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। पार्टिकल्स को छोटे से छोटा बनाते जाओ तो वो रिएक्शन को बहुत अच्छा बना देते हैं। गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स और बहुत सारे एलिमेंट्स के नैनो पार्टिकल्स पे बहुत काम हो रहा है। आप एक बार गूगल पर इसको सर्च कर देखना। तो दिस इज हाउ रेट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। अब बात करेंगे हमारी नेक्स्ट फैक्टर की, जो कि है एक्सपोजर टू रेडिएशन। अब जरूरी तो नहीं है ना कि सारी रिएक्शंस नॉर्मल तरीके से, काफी सारे रिएक्शंस हैं हमारे सराउंडिंग में या जो हम पढ़ते हैं वो क्या है? लाइट की प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में, उन्हें हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो थर्ड इज एक्सपोजर टू रेडिएशन। रेडिएशन या एक्सपोजर टू लाइट भी बोल सकते हैं हम। बहुत सारी रिएक्शंस ऐसे होती हैं जो क्या होती है? फोटो सेंसिटिव। हम पढ़ेंगे भी आगे कुछ एक ऐसे रिएक्शंस
मतलब वो लाइट की प्रेजेंस में होती है, उनको हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस जो लाइट की प्रेजेंस में होती है। हम यहाँ पर लाइट का पार्टिकल नेचर देखेंगे। लाइट के दो नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। तो कौन कौन सी रिएक्शंस है, हम कोई भी एग्जांपल देख सकते हैं। H2 गैस प्लस आयोडीन गैस, इट गिव्स अस 2HI, हाइड्रोजन, आयोडाइड ऑफ हाइड्रोजन। तो ये किसकी प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, लाइट की प्रेजेंस में। हैलोजिनेशन रिएक्शन वो भी किसकी प्रेजेंस में होती है, लाइट की प्रेजेंस में। देयर आर मेनी मोर एग्जांपल्स जो किसकी प्रेजेंस में होते हैं, लाइट की प्रेजेंस में। तो अब लाइट पे कैसे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। अब इंटेंसिटी का मतलब समझो, मुझे रिएक्शन करवानी है, मैं ऊपर से फोटॉन्स, ये जो पार्टिकल नेचर होती है, हम लाइट स्ट्राइक करते हैं, हम यहाँ पर किसकी बात करते हैं, फोटॉन्स की, कि हम पार्टिकल, एक पार्टिकल लाइट का आ रहा है, मतलब एक फोटोन आ रहा है। तो हम बात करते हैं इंटेंसिटी की। अब इंटेंसिटी का मतलब ये नहीं है कि मैंने उसकी ताकत को बढ़ा दिया, एनर्जी को बढ़ा दिया, नहीं। इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंक्रीज कर रहे हैं हम यहाँ पर। आप ये फिजिक्स में चीजें पढ़ेंगे। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करने का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं। अच्छा चलो इसको ऐसे समझो, आपकी किसी से दुश्मनी है, ठीक है, तो आपने उसको गुंडों से मरवाने के लिए भेजा। पहले आपने एक गुंडे को भेजा, ठीक है, वो क्या हो गया हमारा एक फोटोन, एक गुंडा मतलब एक फोटोन। पर उस एक गुंडे से कुछ फर्क नहीं पड़ा रिएक्शन, मतलब उसके वो एक गुंडे से हमारा दुश्मन नहीं हारा। तो हमने क्या करना है, दो चीजें हो सकती है, वो उसको ज्यादा ताकत से मारे या फिर हम गुंडे बढ़ा दें, ठीक है। तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब है मैंने एक आदमी की जगह 3-4 आदमियों को भेज दिया, 3-4 गुंडे भेजे उसको मारने के लिए, तो वो क्या है, हमने इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी। क्लियर है आपको? तो दिस इज हाउ रेडिएशन पे या लाइट पे हमारी रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर देखेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या होता है फ्रेंड्स, आप बताओ, व्हाट इज अ कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को कैसे अफेक्ट करता है। कैटलिस्ट, व्हाट इज अ कैटलिस्ट and how it affects the rate of a reaction। कैटलिस्ट कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है which alters, मतलब वो एक रिएक्शन की जो स्पीड है उसको क्या कर देता है, चेंज, which alters rate of reaction, वो रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर देता है विदाउट itself, वो खुद कंज्यूम नहीं होगा रिएक्शन में, विदाउट itself getting कंज्यूम, वो रिएक्शन में रिएक्ट नहीं करता कभी भी, पर प्रोडक्ट की रिएक्शन की स्पीड डिक्रीज भी कर सकता है और इंक्रीज भी कर सकता है। इसके दो एग्जांपल हैं कैटलिस्ट के, पॉजिटिव कैटलिस्ट, और हम कह देते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। ज्यादातर हम क्या पढ़ेंगे, पॉजिटिव कैटलिस्ट, हमें स्पीड को बढ़ाने वाले ही पढ़ने हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव कैटलिस्ट वो होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या इंक्रीज करते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं वो पॉजिटिव कैटलिस्ट, और जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देते हैं वो क्या होते हैं हमारे नेगेटिव कैटलिस्ट। इसका अच्छा सा एग्जांपल ये है, हम पढ़ते आए अभी तक, कौन सी, एडिशन रिएक्शन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रोजनेशन H2, ये किसकी प्रेजेंस में होती है, प्लेटिनम, प्लेटिनम हियर इज अ कैटलिस्ट। ये इस रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देता है, हमें क्या मिलता है, CH3 एंड CH3। ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ रिएक्शंस हैं, हेबर्स प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ये सब हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उन सब में हम क्या कैटलिस्ट यूज करते हैं, ठीक है। अब हम नेगेटिव कैटलिस्ट का एग्जांपल देखते हैं। ये क्या है फ्रेंड, CH3Cl, कॉमन नेम क्या है इसका, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म,
फोम। अब क्लोरोफॉर्म अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाए, हल्का सा भी अगर उसको ऑक्सीजन मिल जाए ना, तो ये हमें एक बहुत ही पॉइजनस कंपाउंड देता है जो कि है COCl2। दिस इज कार्बोनिल क्लोराइड। और ये जो कार्बोनिल क्लोराइड होता है ना, ये बहुत पॉइजनस होता है। अब मेरे को क्या करना है कि मैं चाहती हूँ कि ये जो कंपाउंड है वो ना बने, हमें इसको बनने से रोकना है। तो मैं इसमें क्लोरोफॉर्म में क्या करती हूँ, इथेनॉल को ऐड कर देते हैं। इथेनॉल को ऐड कर देते हैं। तो इथेनॉल क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, वो इसको बनने से रोकता है, मतलब इस रिएक्शन की स्पीड को डिक्रीज कर रहा है। तो वो कौन सा हो गया हमारे यहाँ पर, नेगेटिव कैटलिस्ट। अब बात ये आती है कि कैटलिस्ट ऐसा करता क्या है कि उसकी रिएक्शन की स्पीड क्या कम या ज्यादा हो जाती है। इसको हम ग्राफ से समझते हैं। मैंने एक ग्राफ प्लॉट कर दिया, ये यहाँ पर हमने मिली क्या, एनर्जी, हियर इज एनर्जी, और यहाँ पर ले लिया रिएक्शन कोऑर्डिनेट, मतलब रिएक्शन कैसे जा रही है वो ले लिया हमने, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्टेंट, ये सपोज मान लो रिएक्टेंट है और ये है प्रोडक्ट। तो एक रिएक्शन ऐसा नहीं है कि अच्छा रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। जब मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, मैं बार बार ये बात रिपीट कर रही हूँ, रिएक्शन होने के लिए मॉलिक्यूल स्टार्टिंग में क्या करते हैं, कोलिजन्स, कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करते करते उनकी एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज। लड़ लड़ के क्या अपनी एनर्जी को इंक्रीज कर लिया। तो पहले वो अपनी एनर्जी को इंक्रीज करते हैं और एक मैक्सिमम एनर्जी पर जाते हैं यहाँ पर, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट्स में। और ये वाली जो एनर्जी होती है इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर, ये हमारा क्या एक रास्ता हो गया रिएक्शन के होने का, रिएक्टेंट के प्रोडक्ट से जाने का एक रास्ता हो गया। अब कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट बोलता है भाई मेरे को तो ये रास्ता फॉलो ही नहीं करना, मैं अपना एक खुद का रास्ता बनाऊंगा। तो कैटलिस्ट क्या करता है, अपना एक खुद का पाथ जनरेट करता है। ठीक है, इसने एक अपना पाथ जनरेट करा जिसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी, कम। ये क्या हो गई, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। कब, जब हमने कैटलिस्ट यूज करा। ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ये ग्राफ कैसा है, इसके बारे में भी हम पूरी डिटेल्ड स्टडी करेंगे जब हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को स्टडी करेंगे। तो कैटलिस्ट क्या करता है, आपको सिर्फ इतना समझने की जरूरत है यहाँ पे कि वो एक अपना रास्ता बना लेता है। ठीक है, अब आप ऐसे समझने की कोशिश कर सकते हो, पहले अगर हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना होता था हिमालय पे, तो हम एक पहले लंबा रास्ता लेकर फिर जाते थे। कोई एक होशियार से बच्चे ने बोला कि यार इतना लंबा रास्ता लेने से अच्छा है बीच में से एक सुरंग बना लो, उससे चले जाओ। वैसा ही काम क्या करता है कैटलिस्ट, वो अपनी एक अलग रास्ता बना लेता है जो कि क्या होता है, पाथ में इजी होता है। कैटलिस्ट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी, और जैसे ही एनर्जी कम हो जाती है रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज। सो दिस इज हाउ कैटलिस्ट अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट भी क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। क्लियर है अब तक आपको इतना, इसको आप नोट कर सकते हो। और अब हम हमारे नेक्स्ट दो फैक्टर्स पर चलेंगे। कौन कौन से बच गए, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन। लिख लिया आप लोगों ने, ओके। तो क्या नेक्स्ट आप लिखो टेम्परेचर। अब फिर वही बात करूंगी मैं कि रिएक्शन कब होती है। बार बार हम एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं कि रिएक्शन होने के लिए मॉलिक्यूल्स का कोलिजन होता है। सबसे पहले मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं रिएक्शन होने के लिए। फर्स्ट स्टेप तो यही है, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करते हैं, हम हमेशा छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल्स का जो मोशन होता है, मॉलिक्यूल्स का मोशन, या हम कह देते हैं रैंडम मोशन, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज। ठीक है, अगर गैस मॉलिक्यूल्स है टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जल्दी जल्दी भागेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स या कोई भी। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से मोशन इंक्रीज हो रहा है, मोशन इंक्रीज होगा तो कोलिजन्स भी इंक्रीज होंगे, कोलिजन्स भी इंक्रीज होंगे। अगर टक्कर मारनी है तो जो अगर टक्कर हो गई है
एक गाड़ी ऐसे आ रही है, एक गाड़ी ऐसे आ रही है, दोनों की स्पीड क्या है अभी 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, टक्कर हुई, एक्सीडेंट होगा पर छोटा होगा। अब इमेजिन करो एक कार आ रही है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरी भी आ रही है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, दोनों की एनर्जी पहले क्या थी, बहुत ज्यादा, अब जो एक्सीडेंट होगा वो बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ होगा। वही चीज यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ क्या हो जाता है, इंक्रीज, और विद अगर हम टेम्परेचर को क्या इंक्रीज कर दें, टेम्परेचर इंक्रीज कर दें 10 डिग्री सेल्सियस। अगर मेरा सपोज पहले रिएक्शन का टेम्परेचर था 25 डिग्री और फिर हमने रिएक्शन को इंक्रीज कर दिया 35 डिग्री सेल्सियस पे, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2 to 3 टाइम्स हो जाता है। इधर से ही हमारा क्या आता है, इसमें हम 2-3 चीजें पढ़ेंगे, हम यहाँ पर फिर पढ़ेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा का पूरा टेम्परेचर पे पूरा अलग टॉपिक और लेक्चर है कि रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है। फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, फिर इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी आएगी अर्हेनियस थ्योरी, अर्हेनियस इक्वेशन हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर अर्हेनियस इक्वेशन के बाद हम कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी भी पढ़ेंगे इसके अंदर, कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। फिर हम पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी क्या होती है, वो सब चीजें हम किसमें पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के अंदर। क्लियर अब तक। अब हम हमारा लास्ट फैक्टर पढ़ते हैं जिसमें हमारी रेट ऑफ रिएक्शन क्या डिपेंड करती है, कौन सा बचा, कंसंट्रेशन। 7 इज कंसंट्रेशन। अब इसमें हम ऐसे नहीं कह सकते कि कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से रिएक्शन इंक्रीज स्पीड इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। मैं कैसे पॉसिबिलिटीज बताती हूँ, हम पॉसिबिलिटीज देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबल है। हो सकता है कि कंसंट्रेशन ऑफ, मैं रिएक्टेंट्स को आर से डिनोट कर दूँ, ठीक है, आर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाए, इंक्रीज। पॉसिबिलिटी है कि 1 टाइम्स इंक्रीज करा तो 1 टाइम इंक्रीज हो गया, काफी पॉसिबिलिटीज आती है। अगर मैं कंसंट्रेशन को डबल करूं तो हो सकता है रेट 4 टाइम्स हो जाए, हो सकता है अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को डबल करूं तो रेट 8 टाइम्स हो जाए, 2 × 2 × 2 मतलब 8 टाइम्स, 4 टाइम्स, या फिर क्या पॉसिबल है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को अगर हम इंक्रीज करें तो क्या पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाए। बिल्कुल हो सकता है, बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें हम रेट ऑफ, जब हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं रिएक्टेंट की तो हमारी जो रिएक्शन का रेट है वो डिक्रीज हो जाता है। और एक और पॉसिबिलिटी है कि अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी करेंगे तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो अनअफेक्टेड है, उस पर कोई फर्क ही ना पड़े, वही जाओ, मुझे तुमसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं तो जो स्पीड से जा रहा हूँ उसी स्पीड से जाऊंगा, ऐसा भी पॉसिबल है। और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज इसमें आती है कि जो कंसंट्रेशन है ऑफ प्रोडक्ट भी कंसंट्रेशन भी अफेक्ट कर सकती है किसको, रेट ऑफ रिएक्शन को। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर सकती है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब ऐसी भी पॉसिबिलिटीज है, A+B+C, हमारे पास 3 रिएक्टेंट्स हैं तो हो सकता है सिर्फ एक की पॉसिबिलिटी, एक के ऊपर डिपेंड करे बाकी 2 पे ना करे, हो सकता है किन्हीं 2 पे डिपेंड करे कि A और C पर डिपेंड कर गई कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करी, हो सकता है तीनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर जाए। तो अब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज निकल कर आएगी किसमें, कंसंट्रेशन में। तो आप ये बोल सकते हो कि मैम हमें कैसे पता लगेगा, है ना, कि कैसे हमारा रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो फ्रेंड्स उसके लिए अभी हम हमारी नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे रेट लॉ, कि कैसे कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, हमें कैसे पता लगता है।
ठीक है। और फिर इसके बाद कंसेप्ट आएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना, ये इस चैप्टर की जान है, जान। अगर किसी ने इसको अच्छे से समझ लिया ना, वो सिर्फ 12th का बोर्ड्स, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इतना क्लियर है आपको? तो अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि रेट लॉ कैसे होता है, कैसे लिख सकते हैं, रेट लॉ से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे पता कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड प्लीज़ लाइक शेयर, और प्लीज़ आप अपने कमेंट्स कर अपने जो व्यूज़ हैं वो ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।